Good afternoon to all of you. So today I'm going to discuss about registration in this particular video. That what is registration under GST? Registration है क्या? What are the provisions regarding registration? So today हम पूरे अपने इस वीडियो में registration के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो registration है क्या? Registration is a basic requirement. Basic requirement. It means that every supplier who has satisfied the conditions which are laid under the provisions of GST, अगर वो certain conditions को fulfill कर रहा है तो उसको registration number acquire करना ज़रूरी है. ठीक है. जो registration है it is required for twin purpose. कुछ purpose है जिनके लिए registration ज़रूरी है. पहला तो क्या है? identification, कि हम identify कर सकें. identification of taxpayer. identification of taxpayer. जैसे हम जीएसटी में जैसे जब हम इनकम टैक्स में अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक पैन होता है. जाहिर सी बात है हम अपने नाम से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, हम अपने पैन नंबर से फाइल करते हैं. तो पैन जो है वो एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो एक आइडेंटिफिकेशन होता है किसी पर्टिकुलर एसएससी की. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होता है किसी पर्टिकुलर एसएससी की. तो इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ सप्लायर या टैक्स पेयर अंडर जीएसटी, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका रजिस्ट्रेशन एक्वायर करना ज़रूरी है. पहला तो क्या है? आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है. और दूसरा क्या है? कंप्लायंस मैकेनिज्म. कंप्लायंस मैकेनिज्म कि जो प्रोविजंस हैं जीएसटी के उन प्रोविजंस को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कोई पर्टिकुलर एसएससी या कोई पर्टिकुलर टैक्स पेयर, तो हम कंप्लायंस मैकेनिज्म के लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जब हम रिटर्न्स फाइल करेंगे या हम इनवॉइस इशू करेंगे, जो भी होगा उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हमको क्या है? हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है. ठीक है. तो रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन क्या है? अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन क्या है तो रजिस्ट्रेशन गिव्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन. गिव्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन टू द एसएससी. वो एसएससी को क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? तो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. पहला क्या है? इट गिव्स द लीगल रिकॉग्निशन. ये क्या है? लीगल रिकॉग्निशन देता है इन द आई ऑफ लॉ. ठीक है, लीगल रिकॉग्निशन, क्योंकि हम फिर जीएसटी प्रोविजन में हम उसको लीगली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. दूसरा है ऑथराइजेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन. मीन्स ये ऑथराइज करता है कि जो एसएससी है वो टैक्स कलेक्ट कर सके. तो ऑथराइजेशन फॉर टैक्स कलेक्शन. तीसरा है बेनिफिट ऑफ आईटीसी. हम आईटीसी का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं. बेनिफिट ऑफ आईटीसी विदाउट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आईटीसी का जो पहली कंडीशन है वो है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी. तो जब तक वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा तब तक वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है. सीमलेस फ्लो ऑफ फंड एंड अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस. अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन कर सकता है. अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, अपनी टैक्सेस की अकाउंटिंग कर सकते हैं विद रजिस्ट्रेशन नंबर. तो दीज आर द सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन. नाउ what are the persons who are liable for registration. कौन कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? तो सेक्शन 22 क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द फॉलोइंग बेसिस. अंडर सेक्शन 22, ठीक है, वो क्या है? लायबिलिटी मीन्स लायबल करता है किसी को रजिस्ट्रेशन के लिए. लायबिलिटी फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिनके फुलफिल होने पर हमको क्या है? रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है. तो पहला है बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट. थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए क्या है कि अगर उसकी मतलब एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. ठीक है, तो अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर किसी भी स्टेट में वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और उसके गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, जो टर्नओवर है, इफ दैट एक्सीड्स ₹20 लाख, अगर वो 20 लाख से ज्यादा एक्सीड करता है
20 लाख से ज़्यादा एक्सीड करता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए इट इज़ 10 लाख कि अगर उनकी जो सेल्स है, मतलब जो टर्नओवर है फिनेंशियल ईयर का, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा जाता है तो उनके लिए भी थ्रेशोल्ड, मतलब उनके लिए भी क्या है, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर मणिपुर, मेघालय, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, ये सभी चीज़ें सभी हैं, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इन सब जो क्या कहते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, इनमें से अभी अमेंडमेंट के बाद सिर्फ 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके लिए 10 लाख रुपए की लिमिट है। एक उसमें कौन कौन से हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स अभी ऐसे हैं जिनके लिए 10 लाख रुपीस की लिमिट है। बाकी जितने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो नागालैंड हो, सॉरी चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो सिक्किम हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सभी के लिए अभी लिमिट क्या कर दी इन्होंने? 20 लाख रुपीस ही कर दी है कि अगर इनकी सेल्स जो, मतलब एनुअल टर्नओवर जो है वो 20 लाख रुपए तक है तो एक्सीड मींस 20 लाख रुपए से ज्यादा है, देन दे आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज 20 लाख से कम है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। कुछ केस ऐसे हैं जहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 40 लाख है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल क्या है 20 लाख रुपए तक, अगर 20 लाख से ज्यादा अगर से आपकी टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। लेकिन इन सर्टेन केसेस, वो कौन सा केस है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 registration is not required in the case of person who is engaged in exclusively supply of goods। exclusively supply of goods मतलब क्या है? वहां पर सर्विसेज का सप्लाई वो ना कर रहा हो। द पर्सन हु इज एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर उसका टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 40 लाख रुपीस तक है, मतलब 40 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन इसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना पड़ेगा, वो कंडीशंस हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है अब उसमें आता है हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर की बात हमने की कि एग्रीगेट टर्नओवर जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। मैंने कहा ना एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, ये जो चीजें हैं। तो ये जो एग्रीगेट टर्नओवर हम बार बार बात कर रहे हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर आखिर है क्या? एग्रीगेट टर्नओवर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ व्हाट? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग, अब देखो इसमें क्या एक्सक्लूड करेंगे टैक्सेबल सप्लाई में? एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज on which tax is payable on reverse charge mechanism, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहली चीज उसमें इंक्लूड करेंगे द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। दूसरी चीज इसमें हम क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट सप्लाईज को भी इंक्लूड करना है। तीसरी चीज इसमें हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एंड इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन्स। और क्या चीज करना है? इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन्स हैविंग सेम पैन मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन, सेम पैन। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगे? उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब क्या है? सपोज दैट कोई मिस्टर ए है, ए इज इन्वॉल्व इन वेरियस सप्लाईज। सपोज दैट वो सप्लाई गुड्स ए की सप्लाई करता है, गुड्स बी की, गुड्स सी की, गुड्स डी की, जिसमें ए जो है वो टैक्सेबल है, ठीक है, बी जो है वो एग्जेम्प्टेड है,
सी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, डी जो है वो भी टैक्सेबल है। तो इट मीन्स दैट the same person is involved in the supply of taxable goods, exempted goods, export and taxable goods. तो in these cases हम उसका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए सारी सप्लाईज को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लेकिन कोई पर्सन सपोज दैट ए है, ए इज एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई को ही कर रहा है और किसी भी तरह की कोई सप्लाई नहीं कर रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ही नहीं है। अब कहोगे सर एक बार तो आप कह रहे हो कि एग्रीगेट टर्नओवर करने के लिए एग्जाम सप्लाई इंक्लूड करेंगे और दूसरी बार कह रहे हो कि एग्जाम सप्लाई तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। तो यहां पर केस ये है कि एग्जाम सप्लाई के साथ साथ वो और भी तरह की सप्लाईज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि और भी तरह की सप्लाईज के साथ साथ हम उसकी एग्जाम सप्लाईज को भी इंक्लूड करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। और अगर सिर्फ वो ऐसे ही सप्लाई कर रहा है जो कि एग्जेम्प्ट है, जो कि टैक्सेबल है ही नहीं, तब उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ही नहीं है अंडर जीएसटी। तो आई थिंक ये डाउट अगर आपको है तो ये डाउट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज शुड बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, बट इफ द पर्सन इज एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, इन दैट पर्टिकुलर केस ही इज नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बट इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे, बट it don't include क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। सेंट्रल टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर स्टेट टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, यूटी टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स को मतलब आईजीएसटी को इंक्लूड नहीं करेंगे और सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो मैंने पहले भी कहा था कि इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल, इनवर्ड सप्लाईज इंटर स्टेट वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो ये सारी चीजें हम एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नाउ आई थिंक आपका जो इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव चीजें हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 24 में कि थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ टर्नओवर, जो मैंने कहा था 40 लाख तक का है। तो यहां पर है थ्रेशोल्ड लिमिट जो मैंने बताया था ना कि सर्टेन अगर वो एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उसके लिए जो लिमिट है 40 लाख की है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर is rupees 40 lakhs in some cases। वो क्या क्या केस है, ठीक है। पहले तो यहां पर है कि a person who is involved in exclusively supply of goods, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहा है। एंड whose aggregate turnover does not exceed rupees 40 lakhs. So in that particular case, he is not liable to acquire registration. But exceptions to this exemption are as follow. यहाँ पे exemptions क्या क्या हैं? कुछ exceptions हैं कि उन exceptions उनको accept करने के बाद, मतलब 40 lakhs की जो है वहां पर exceptions हैं। सबसे पहला है persons required to take, पहला है persons required to take mandatory registration under section 24। अभी section 24 को हम डिस्कस करने वाले हैं कि section 24 क्या है। दूसरा है, ये exceptions में पढ़ रहा हूं, ये A, ये B, clause B, persons engaged in making supply of ice cream and other edible ice creams and other edible ice whether or not containing cocoa, pan masala and all goods of chapter 24 like tobacco है, manufactured tobacco substitutes है, ठीक है। तो पान मसाला, टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये अगर हम क्या करते हैं मतलब कि सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इन चीज़ों की सप्लाई में इंगेज हैं तो उसके लिए भी हमारी 40 लाख की लिमिट जो है वो
एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड क्लॉज सी है, पर्सन्स इंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई, पर्सन्स इन्वॉल्व इन मेकिंग इंट्रा स्टेट supplies in the states of intra-state supplies in the state of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Sikkim, Telangana, Puducherry, Sikkim, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ठीक है। एंड इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स आर नेवरदलेस लायबल टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड आर दस कवर्ड इन एक्सेप्शन ए अबव। क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाईज हैं तो वो एक्सेप्शन ए में कवर्ड है, क्योंकि उनके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, तो वो एक्सेप्शन ए में ऑलरेडी कवर्ड है। तो अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं इन स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तो इनके लिए भी क्या है 40 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, भाई अगर आप अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो आपको कोई बचा नहीं सकता। भाई आप खुद ही चाहते हो, आपका कोई टर्नओवर नहीं है, लेकिन स्टिल यू वांट कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर लो, तब तो आपके लिए कोई लिमिट है ही नहीं, आपकी कोई सेल्स नहीं है, फिर भी आप रजिस्ट्रेशन ले लो। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन चाहते हो तो आपको कोई मना नहीं कर सकता है, आप ले सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग व्हाट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख रुपीस। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सेक्शन 24 क्या है। मैंने बताया था कि सेक्शन 24 डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन 24 में है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है, वहां पर हमको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। तो सेक्शन 24 प्रोवाइड्स फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन सप्लाईज notwithstanding that their aggregate turnover is below the exempted threshold provided in section 22. It means the types of persons enlisted in section 24 shall compulsorily obtain the registration even though these persons not trigger the provisions prescribed in section 22. section 22 क्या कहता है? section 22 कहता है कि अगर आपकी threshold limit 20 लाख रुपीस है, ठीक है, या स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जो चार थे क्या कहते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, इन चार स्टेट्स में अगर आप हैं तो 10 लाख रुपीस की है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं, या इन सर्टेन केसेस 40 लाख रुपीस है जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई, तो तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। लेकिन सेक्शन 24 कहता है भाई आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट इतनी नहीं है, आपकी सप्लाई 5 लाख है, 1 लाख है, दैट डजंट मैटर, स्टिल यू हैव टू एक्वायर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, यू डोंट हैव एनी चॉइस। तो सेक्शन 24 कहता है दीज आर द केसेस जहां पर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो व्हाट आर दीज केसेस? पहला है पर्सन्स मेकिंग एन एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी भी हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, 1 लाख हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, मैंडेटरी कंपलसरी है अंडर सेक्शन 24। दूसरा है सीटीपी। सीटीपी क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होता है कैजुअली, जैसे कि सपोज प्रगति मैदान में फेयर लगा हुआ है, ट्रेड फेयर, तो आपको वहां पे अपनी शॉप लगानी है 15 दिनों के लिए, तो यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर 15 डेज फॉर आप वहां पे आप जो अपनी स्टॉल लगाओगे उस 15 दिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्संस के लिए क्या है, विदाउट एनी लिमिट आपको क्या है रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करते हैं उनको भी क्या है रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन क्या है वो मैंडेटरी है। नेक्स्ट है पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, ठीक है। तो फोर्थ कैटेगरी में क्या है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में अगर आप जो है वो टैक्स पे करते हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू एक्वायर व्हाट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। और फिर क्या है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में भी आपका क्या है, आपको क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि सर ये क्या कहते हैं कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में क्या है, तो दिस कैटेगरी कवर्स दोज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये क्या है,
eco, electronic commerce operators who are required to pay tax in respect of intra-state supplies of specified categories of services supplied through it. जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जैसे Amazons वगैरह हैं, Amazon, Flipkart या ठीक है, तो ये जो टैक्स पे करते हैं तो इन केस में भी क्या है, इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है. और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस के केस में भी मेकिंग टैक्सेबल, इफ दे आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, तो इनके लिए भी क्या है, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है. उसके अलावा पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, टैक्स डिडक्टर जो टैक्स डिडक्टर हैं वो भी प्रोविजन में डिस्कस किया था अंडर सेक्शन 51. फिर पर्सन्स हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन्स, मतलब एज एजेंट. इफ अ पर्सन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, मीन्स एज एन एजेंट अगर हम काम कर रहे हैं किसी सेकंड मतलब किसी अनदर टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे अगर हम डील कर रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस उस पर्टिकुलर पर्सन को हु इज डीलिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट अदर टैक्सेबल पर्सन, तो उसको भी क्या है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. जैसे एजेंट जो है वो क्या करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो है वो काम करता है, तो प्रिंसिपल भी जो होगा उसका रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 लेना पड़ेगा. फिर क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. इन केस ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी हमने डिस्कस किया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, वेदर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इसको भी क्या है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ठीक है. उसके अलावा एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इको, ठीक है, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, अंडर सेक्शन 52 अगर वो है तो उसको भी क्या है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ठीक है. एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस, OIDAR, ठीक है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज. ठीक है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन, जैसे यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब है, गाना.com है, लिंक्डइन है, तो इसके केस में भी क्या है, जो बाहर रह करके, इंडिया के बाहर रह करके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इनको भी क्या है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 24. तो दीज आर द केसेस जहां पर हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, हमको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. नाउ पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23. तो पहला क्या है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1. तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में क्या है, एनी पर्सन engaged exclusively in the business of supplying goods or services both that are not liable to tax, means exempt supplies हैं या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं, ठीक है, तो in that particular case they are not required to acquire registration, उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है. दूसरा क्या है, एन एग्रीकल्चरिस्ट, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, टू द एक्सटेंट ऑफ supply of produce out of cultivation of his land, मतलब जो लैंड को कल्टीवेट करने के बाद जो प्रोड्यूस आ रहा है, उस प्रोड्यूस के सप्लाई पर अगर सिर्फ वही सप्लाई करता है देन इट इज एग्जेम्प्टेड. लेकिन उसके अलावा जैसे वो आलू का चिप्स बना करके वो सप्लाई करता है या और कुछ प्रोसेसिंग करके सप्लाई करता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ही इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन. लेकिन अगर वो सिंपली जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड है उस प्रोड्यूस को सप्लाई कर रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ही इज नॉट लायबल टू एक्वायर रजिस्ट्रेशन. ठीक है. तो इस केस में उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है. नाउ इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. आज के लिए इतना ही रखते हैं. सो आई होप कि ये जो है आपको समझ में आएगा. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.